हाथ कटवा दे, ताकि देखने वालों को यह शिक्षा मिले कि चोरी का दंड क्या है। राजकुमारी कहने लगी, बिल्कुल उचित है। उसने आपको मुकुट चुराने की धमकी भी तो दी है। महाराजा ने कहा, परंतु हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। फिर उसने जाकर प्रधानमंत्री से कहा, आज शाम तक सारे नगर में मुनादी करवा दो कि राजकुमारी का रत्न चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह काटे जाएंगे। आतः सभी लोग एकत्रित होकर ये दृश्य देखें। प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत अच्छा है। वाकई उस लड़के को यह सजा न दी गई तो भविष्य में यह बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। फिर उसने जाकर मुनादी करवा दी और कारागार में चोर युवक को महाराजा का फैसला सुनाते हुए कहा, यदि तुम चोरी न करते तो इस कम उम्र में ऐसी कठोर सजा से सुरक्षित रहते। युवक ने ठहाका लगाते हुए कहा, पागल हो गए हो? मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूर्य निकलने से पहले इस कैद से मुक्त हो जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने बाहर आकर कारागार के अधिकारी से कहा, आज रात सख्त पहरा लगाना और भीतर बिल्कुल अंधेरा रखना, ताकि ये कैदी युवक किसी चीज को न देख सके। अधिकारी ने कहा, बहुत अच्छा है महाराज, आप चिंता न करें। प्रधानमंत्री चला आया और अधिकारी ने कारागार के चारों ओर सिपाहियों को नियुक्त कर दिया। रात बीत गई और सुबह होते ही प्रधानमंत्री युवक को देखने के लिए आया, पर वो ये देखकर हैरान रह गया कि हथकड़ियां और बेड़ियां फर्श पर पड़ी हुई है, दरवाजे और रोशनदान बंद है, पर चोर युवक गायब है। उसने अधिकारी को बुलाकर खूब डांटा और उससे पूछा, यदि सभी सिपाही जाग रहे थे तो युवक कैसे गायब हो गया? अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री महोदय, आज की रात तो मैं स्वयं भी यहां से नहीं गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहां आकर निरीक्षण करता रहा। समझ में नहीं आता कि वो कैसे निकला और कहां चला गया। प्रधानमंत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर महाराजा से शिकायत की। वो भी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने आदेश दिया कि अधिकारी और उन सभी सिपाहियों को जो रात पहरे पर नियुक्त किए गए थे, बंदी बना लो और सुबह शाम उनमें से प्रत्येक की पीठ पर 5-5 कोड़े लगवाओ। महाराजा का सारा दिन चिंता और क्रोध की अवस्था में बीता। उसने किसी से बात नहीं की, राजकुमारी को भी नहीं देखा और रात को भी समय से पहले ही बिस्तर पर लेट गया। राजकुमारी सुलोचना सुबह होते ही महाराजा के पास आई तो उसने देखा कि वो बहुत उदास है और सिर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहा है। राजकुमारी ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पिताजी, आपकी उदासी का क्या कारण है? उसने उत्तर दिया, कल वो चोर युवक कैद से भागने में सफल हो गया और आज रात मेरा मुकुट चुरा कर ले गया। ये बहुत ही अजीब बात है कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में प्रवेश कर जाता है और जो वस्तु चाहता है उठाकर ले जाता है। राजकुमारी कहने लगी, मेरा विचार है कि वो यहां के नौकरों से मिला हुआ है, अन्यथा उसे महल में प्रवेश करने का साहस नहीं हो सकता। महाराजा ने कहा, मुझे विश्वास है कि वृद्ध केवट से इस युवक का अवश्य कोई संबंध है। अतः उसे गिरफ्तार करने के लिए उस केवट को बुलवाकर यहां रखा जाए और किसी कठोर दंड की घोषणा की जाए। फिर वो जैसे ही उसकी सहायता के लिए आए तो उसे बंदी बना लिया जाए। राजकुमारी ने कहा, यह बहुत अच्छी युक्ति है। महाराजा ने उसी समय प्रधानमंत्री को बुलवाकर उसे अपनी युक्ति से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने सोचकर उत्तर दिया, उस युवक से मुकुट प्राप्त करने के बाद उसे अपनी निगरानी में रखना चाहिए। राजकुमारी बोली, उसे रस्सियों में बांधकर मैं अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखती हूं कि वो कैसे भागता है। प्रधानमंत्री ने जाकर सिपाहियों को आदेश दिया कि वे केवट को पकड़कर ले आएं। आदेश की देर थी कि सिपाही घोड़ों पर सवार होकर गए और 1 घंटे में वृद्ध को लेकर आ गए। महाराजा ने उसे तो शाही अतिथि भवन में भेज दिया और नगर में घोषणा करवा दी कि वृद्ध केवट की आंखें निकालकर चीलों को खिलाई जाएंगी और वो इस समय राजकुमारी के महल में बंदी है। इस घोषणा को सुनकर सभी नागरिक दुखी होने लगे। युवक ने जब सुना तो उसे भी बहुत क्रोध आया। कहने लगा कि मुझ पर जोर नहीं चला तो फिर गरीब बूढ़े को निशाना बना दिया, पर अपने उद्देश्य में सफल होना कठिन है। रात के समय
राजकुमारी के महल पर बहुत कड़ा पहरा था। महाराजा भी वेश बदलकर नीचे गश्त लगा रहा था कि आधी रात के समय राजकुमारी के कमरे से एक चीख की आवाज सुनाई दी और सारा महल गूंज उठा। महाराजा, प्रधानमंत्री और सिपाही घबराकर बेतहाशा दौड़े और जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि राजकुमारी फर्श पर पड़ी हुई है। महाराजा नीचे बैठकर उसका सिर अपनी जांघों पर रख लिया और फौरन ही शाही चिकित्सक को बुलवाया। उसने देखकर कहा, अफसोस, राजकुमारी साहिबा हमसे बिछड़ गई। इन्हें किसी विषैले सर्प ने डस लिया। महाराजा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसकियां लेने लगा। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी जिंदगी का सहारा एक यही तो थी, इसे भी तूने छीन लिया। सबने महाराजा को सांत्वना दी और राजकुमारी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उसी समय प्रधानमंत्री की नजर महाराजा के मुकुट पर पड़ी और वो कहने लगा, महाराज, ये देखिए, आपका मुकुट यहां मेज पर रखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि चोर मुकुट लेकर यहां आया था। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, कहीं वही दुष्ट तो सर्प को यहां नहीं छोड़ गया। महाराजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त उसका हृदय अपनी इकलौती बेटी के गम से फटा जा रहा था। सुबह गंधार राज्य की अभिमानी राजकुमारी सुलोचना को नदी किनारे शाही श्मशान में दफना दिया गया। इस दुखद खबर से सारे राज्य पर शोक छा गया। घर घर में दुख मनाया जा रहा था। दुकानें, पाठशालाएं, न्यायालय, संक्षेप में हर कार्य बंद कर दिया गया। मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों में राजकुमारी के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी। दूसरी सुबह महाराजा रईसों और प्रधानमंत्री के साथ अपनी प्रिय बेटी की समाधि पर पूजा करने और फूल चढ़ाने के लिए गया तो उसने देखा कि समाधि खुली हुई है। इधर उधर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और समाधि में से शव गायब है। यह हाल देखकर महाराजा के हृदय को ऐसा आघात पहुंचा कि वो बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। लोगों ने जल लाकर उसके चेहरे पर छींटे दिए, पंखा चलाया, फिर उसे होश आया, पर उसके होश ठिकाने न थे। वो एक एक की सूरत इस तरह देख रहा था जैसे वे सब उसके लिए अजनबी थे। प्रधानमंत्री ने आपस में परामर्श करके महाराजा को उठाया और रथ में डालकर महल की ओर रवाना हो गए। शाही चिकित्सक ने महाराजा का उपचार किया और 4 दिन बाद उसके होश कायम हो गए। उसे बेटी के मरने का इतना दुख न था जितना उसके शव के गायब हो जाने का खेद था। इसलिए उसने गुप्तचरों को नियुक्त कर दिया कि शव चुराने वाले का पता लगाएं। गुप्तचरों ने विंध्यनगर में एक जाल सा फैलाकर चोर को तलाश करना शुरू किया, पर उन्हें क्या पता था कि शव का चोर विंध्यनगर से निकलकर गंधार राज्य की सीमा भी पार कर चुका था। वो अपने तेज रफ्तार सफेद घोड़े पर मृत राजकुमारी को रखे हुए अत्यंत तेजी से अवंती की राजधानी उज्जैनी की ओर चला जा रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उज्जैनी में उसे शरण मिल जाएगी। वो अत्यंत तेजी से रास्ता तय करता चला जा रहा था, पर यह चिंता उसे बुरी तरह सता रही थी कि नगर के द्वार पर उस शव को किस तरह छुपाएगा। पड़ाव तय करने के बाद जब वो एक छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचा तो उसने शव को घनी झाड़ियों में छुपा दिया और बस्ती में जाकर लकड़ी का एक संदूक खरीद लाया और शव को उस संदूक में बंद करके उज्जैनी की ओर चल दिया। रात का समय था। नगर का द्वार बंद किया जाने वाला था कि विंध्यनगर का चोर संदूक लिए उसमें दाखिल हुआ। वहां एक व्यापारी खड़ा हुआ था। उसने उसे रोक लिया और कहा, तुमको मेरे यहां 3 दिन मेहमान रहना होगा, क्योंकि मैं हर शुक्रवार की रात को यहां आता हूं और सबसे अंत में आने वाले व्यक्ति को अपने घर अतिथि ठहराता हूं। आज संयोग से नगर में प्रवेश करने वाले तुम अंतिम व्यक्ति हो, विंध्यनगर का चोर, जो उस समय एक शव लिए हुए था। सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इसके यहां अतिथि ठहर गया तो इसे शव का हाल अवश्य मालूम हो जाएगा। परंतु फिर उसे विचार आया कि यदि मैं किसी सराय में गया तो वहां भी ये राज खुले बिना नहीं रहेगा। इससे तो बेहतर है कि मैं इस व्यापारी के साथ ही चला जाऊं। ये सोचकर वो कहने लगा,
आप जैसे सज्जन व्यक्ति के यहां अतिथि ठहरना मेरा सौभाग्य है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने खुशी से मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। फिर वो उसे अपने साथ अपनी भव्य हवेली में ले गया। वहां उसका घोड़ा तो अस्तबल में भेज दिया और उसे एक सजे हुए कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम्हारे लिए ये कमरा है, यहां आवश्यकता की हर वस्तु मौजूद है, तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। इस कमरे में खिड़कियां और रोशनदान नहीं है और द्वार भी ऐसा है कि तुम्हें बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। चोर बोला, मुझे मेज पर रखा हुआ ये मयूर बहुत पसंद आया है। व्यापारी ने कहा, इस मयूर में बहुत से कलपुर्जे लगे हुए हैं, वे जिस समय क्रियाशील होते हैं तो ये मयूर नाचने लगता है। चोर कहने लगा, क्या मैं इस समय इसका नृत्य देख सकता हूं? उसने कहा, इसके नाचने का समय निर्धारित है, जब वो समय आएगा तो ये स्वयं ही नाचेगा। चोर बोला, यह बहुत कीमती मालूम होता है, आपने इसे कहा